नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता सीधे आप तक पहुंचाते हैं। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 और 25 का बजट पेश की हैं और इस बजट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, बता रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णा मिश्रा। निर्मला सीतारमण ने आज आम बजट पेश किया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्मला सीतारमण का अभिनंदन भी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जो ये बजट पेश किया गया है, ये बजट किसानों के लिए एक अलग तरीके से बजट है, जिसको लेकर खास तौर पर किसानों को ध्यान रखा गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर इस बजट में ध्यान रखा गया है। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि इस बजट में जो आम परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो मध्यम वर्ग के परिवार हैं, उनके लिए जो इनकम टैक्स में रियायत दी गई है, उसको भी लेकर उन्होंने जो है इस बजट का स्वागत किया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि साफ तौर पर जिस तरीके से ये बजट आया है, इससे उत्तर प्रदेश के किसानों को जो है काफ़ी रियायत मिलेगी और जो महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार लगातार नए नए योजनाएं चला रही है, नई जो है उसके लेकर नए काम किए जा रहे हैं, उसको भी लेकर इस बजट में जो है खास तौर पर ध्यान रखा गया है। तो इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया है और उन्होंने इस बजट का अभिनंदन किया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस टीवी। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 और 25 का बजट उन्होंने पेश किया है और इस बजट में उत्तराखंड के लिए क्या कुछ खास है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। आम बजट में इस बार उत्तराखंड के लिए बड़ी राहत की बात हुई है। केंद्रीय आम बजट में सीधे तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से प्राकृतिक आपदाएं आती है, उसके लिए केंद्र हर मदद करने का काम करेगा। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदाओं में भूस्खलन होता है, लैंडस्लाइड होते हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं दूसरे यहाँ पर आती है, उससे उत्तराखंड को जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान यहाँ पर होता है। इसलिए केंद्रीय मदद के बाद इसमें उत्तराखंड के लिए मरहम की बात कही जा सकती है। उत्तराखंड में बजट इस पैकेज के तौर पर यहाँ पर आएगा और उत्तराखंड राज्य के इस आपदा के मद में बड़ी राहत यहाँ पर मिल पाएगी। जो दूसरे विकास काम होंगे वो यहाँ पर तेज गति से हो पाएंगे। ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय मद में दी गई सहायता से उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होगा और उत्तराखंड राज्य ने जो सपना देखा आने वाले दिनों में, वो सपना भी पूरा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही कहा जा सकता है कि केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए और भी कई तरीके के फायदे यहाँ पर होंगे, जिस पर कहा जा सकता है कि किसानों के लिए या दूसरी जो गारंटियां हैं वो और कारगर साबित हो पाएंगे। युवाओं के लिए जो स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाला होगा, वो भी काफी राहत देने वाला है कहा जा सकता है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ बजट में है जो उत्तराखंड के लिए लाभकारी होगा और भविष्य में उसकी जो देखने को मिलेगी। तो वही राजस्थान के टोंक जिले में ग्रामीणों और पुलिस कर्मियों के बीच पथराव हुआ है, झड़प हुआ है, लेकिन क्यों, बता रहे हमारे सहयोगी कजोड़ गुर्जर। जिले का गांव सिंदोला, यहाँ पर आज बड़ा तांडव हुआ है। इस तांडव में ग्रामीण और एक लीजधारक आमने सामने का मामला सामने आया है। इस वक्त हम वह घटना घटी वहां पर मौजूद है और बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो मशीन खड़ी हुई है उसके शीशे टूटे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो कुर्सियां हैं वो टूटी पड़ी हुई है। कूलर जो पंखे थे वो सब टूट कर पड़े हुए हैं। वो सबसे बड़ी गनीमत तो बात यह है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से डीजल बहाया गया है। यह तैयार यहाँ पर जो कूलर है सहित अन्य सामान तोड़ा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर बदमाश टाइप के लोग रखते हैं और लीज पर किसी प्रकार की लीज का क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी लीज की जा रही है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर हम पहुंचे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी मौजूद नहीं है। एक पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से एक पुलिसकर्मी मौजूद है। घटना के बाद यहाँ पर टोंक पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ का जायजा लिया है, पुलिस पहुंची है। ग्रामीणों ने और भी कई तरीके के पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, मालपुरा टोंक। तो वहीं पीलीभीत में मनरेगा सेल में करोड़ों का घोटाला हुआ है और जिसको लेकर विरोध भी किया गया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी अमित। मनरेगा सेल से करोड़ों का घोटाला किया गया है, जैसे कि अब पर्सनल खाते में पैसे निकाल करके डाल दिए गए हैं। यहाँ पर करोड़ों का घोटाला देखने को मिला है, जिसके बाद में प्रधानों को जानकारी लगी। प्रधानों ने ब्लॉक में आकर काटा हंगामा। आपको बता दें, पूरनपुर की ब्लॉक की खबर, बड़ी अपडेट, करोड़ों का मामला देखने को मिला है। पर्सनल खाते में निकाले जा रहे हैं पैसे, लेकिन नहीं किया जा रहा है कोई समाधान इसका। जी आपको बता दें, पूरनपुर का ये पूरा मामला बता दें। ब्लॉक पूरनपुर में
करोड़ों का आए दिन घोटाले देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, चाहे वो पीलीभीत का अधिकारी हो चाहे पूरनपुर का अधिकारी हो। जो घोटाला आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। पूरनपुर ब्लॉक की अगर बात करें तो आए दिन घोटाले मिलते रहते हैं। अभी एक नया मामला निकल के आया, पूरनपुर में करोड़ों का घोटाला किया गया है। मनरेगा सेल से करोड़ों रुपए निकाले गए, लेकिन प्रधानों को कोई जानकारी नहीं, जिसके बाद में जानकारी लगने पर प्रधानों ने काटा हंगामा पूरनपुर में व्यक्त इंडिया बॉयज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 और 25 का बजट पेश किया है और इस बजट पर बहुजन समाज पार्टी की सर्वेसर्वा मायावती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। आम बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां शायराना अंदाज में निशाना साधा, वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने इसे धन्ना सेठों का बजट बताया। लगातार विपक्षी दल आम बजट को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज वित्त मंत्री सीतारमण ने आम बजट पेश किया। आम बजट को लेकर जहां बीजेपी और बीजेपी सरकार के मंत्रियों ने इस बजट को बेहतरीन बताया, वहीं विपक्षी दल इस बजट को लेकर लगातार निशाना साध रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में बजट पर जमकर निशाना साधा। एक्स पर लिखा कि यह बजट नाउम्मीदगी का है, शुक्र है इंसान जिंदा है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जब तक किसानों और नौजवानों को पक्की नौकरी नहीं मिलती, तब तक देश का भविष्य चौपट होता चला जाएगा। आम लोग गरीबी और महंगाई से जूझ रहे हैं। तो दूसरी तरफ बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर लिखा कि यह बजट पूरी तरह से धन्ना सेठों का है। इस बजट में गरीबों और मजदूरों को उपेक्षित रखा गया है। इसके अलावा भी विपक्ष के कई नेताओं ने केंद्र के इस आम बजट पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कि यह बजट जिस तरह से पेश किया गया है और इसकी तारीफ की गई है, लेकिन असल में सच्चाई इसके उलट है। गरीब और नौजवानों के लिए इस बजट में कोई कुछ भी लाभकारी नहीं है। फिलहाल जिस तरह से उपचुनाव के पहले केंद्र की तरफ से यह बजट पेश किया गया है और इस पर विपक्ष निशाना साध रहा है, ऐसे में उपचुनाव में बीजेपी को सफलता मिलती है या फिर निशाना साध कर विपक्षी दल और मजबूत होता है। सहयोगी सराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वाइज। तो वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जाने माने यूट्यूबर एल्विस यादव को ईडी ने सम्मन भेजा था और अब एल्विस यादव ईडी के ऑफिस पहुंचे हैं और क्या कुछ आगे की कार्रवाई है, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। देव पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज ईडी के अफसरों ने एल्विस यादव से पूछताछ किया। एल्विस यादव को सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था, अब वह जमानत पर हैं। बता दें कि पिछले दिनों यूट्यूबर एल्विस यादव के खिलाफ सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पूर्व सांसद मेनका गांधी की एनजीओ पीपुल फॉर एनिमल्स ने शिकायत की थी, जिस पर यूपी पुलिस सक्रिय हुई और मुकदमा दर्ज कर एल्विस यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब एल्विस यादव जेल से बाहर है और इस मामले में ईडी ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पिछले दिनों ही ईडी ने एल्विस यादव को ईडी दफ्तर बुलाया था, लेकिन विदेश में रहने की वजह से एल्विस यादव ईडी दफ्तर नहीं पहुंच सके थे। आज एल्विस यादव ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां पर उनसे ईडी के अफसरों ने गहराई से पूछताछ किया। एल्विस यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए एल्विस यादव ने कहा कि उन्हें जो कहना था वह कह चुके
हैं और जो उनसे मांगा गया था वह सबमिट कर चुके हैं। और एलबीसी यादव ने अपने आप को बेगुनाह भी बताया। फिलहाल जिस तरह से अब एलबीसी यादव पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने पूछताछ में कई अहम राज भी पाए हैं, जिसके बिना पर एलबीसी यादव की परेशानी आगे बढ़ सकती है। फिलहाल देखना यह होगा कि आज जिस तरह से ईडी ने एलबीसी यादव से पूछताछ की, आने वाले दिनों में एलबीसी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। हालांकि ईडी एलबीसी यादव के दोस्त राहुल यादव समेत 3 लोगों से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीतापुर में कांवड़ यात्रा ले जाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, मारपीट हो गया। लेकिन उसके बाद की क्या कार्रवाई हुई है, बता रहे हमारे सहयोगी पंकज कश्यप। पूरा मामला मोहली थाना क्षेत्र के चौकी बड़ा गांव का है, जहां पर 2 पक्षों में विवाद हुआ, उसके बाद गोलियां चली। बता दें आपके इसका पूरा मामला क्या है कि कांवड़ यात्रा को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। भदौरिया परिवार और वहीं प्रधान प्रति अमरीश यादव के बीच हुआ। जो दिन में विवाद हुआ तो उसमें पुलिस गई और दोनों पक्षों को समझाती है, उसके बाद विवाद शांत होता है। उसके बाद पुनः शाम को फिर विवाद बढ़ता है और उसी बीच लाठी डंडे चलते हैं। उसके उपरांत पुलिस तब भी नहीं जाती, तब रात में कई राउंड फायरिंग होती है। फायरिंग से भदौरिया परिवार से आयुष 16 वर्षीय युवक को गोली लगती है और 2 लोग घायल हो जाते हैं। सभी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए मोहाली लाया जाता है और सभी का वहीं पीड़ितों का आरोप ये भी है कि जिसकी शिकायत उन्होंने की थी कि पुलिस भी उसमें जो है गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके कारण ये गोली कांड हुआ। और ये भी है कि अब ये भी कहा जाता है कि अगर वहीं फोन लगाने पर मोहाली कोतवाली थाना प्रभारी को लगाया गया, उसके बावजूद उनका फोन नहीं उठ पाया। पता ये चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति को इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हुई है और बाकी इसके अलावा कोई बयान नहीं आया है। सहयोगी सीएम के साथ पंकज के साथ, इंडिया वॉइस। तो वहीं गाजीपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई है और इस पूरी खबर पर तफ्तीश से बता रहे हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। पुलिस ने किया गौ तस्कर को गिरफ्तार, जिसने कर दी थी पुलिस पर ही फायरिंग। ये घटना है गाजीपुर जिले की, जब पुलिस अपने रूटीन चेकअप में खड़ी थी। पुलिस देखती है कि सामने से तेज गति से बोलेरो आ रही है। नक्सर थाना अध्यक्ष और उनकी टीम इसको रुकवाती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे निकल जाता है। उसके बाद सूचना दी जाती है दिलदार नगर थाना अध्यक्ष को। वहां पर पुलिस सजग हो जाती है, एसओजी टीम भी वहां पर होती है मौजूद। खुद को घिरता देख अपराधी ने कर दी पुलिस पर ही फायरिंग। पुलिस भी अपने आत्मरक्षा में चलाती है गोली और बदमाश घायल हो जाता है। लेकिन अपराधी की मंसूबे देखिए, उसका जिगरा देखिए, जिसने की पुलिस पर ही कर दी फायरिंग। इसके गोली से घायल हुआ बदमाश। नहीं होता अपनी आंखों पर विश्वास जब पुलिस देखती है तो बोलेरो के अंदर 4 गोवंश लदे हुए थे और जिस तरीके से इनको बांधा गया था, उसने क्रूरता की वो हद पार कर दी थी। लेकिन लगातार गाजीपुर जिले में पुलिस ने की है बड़ी कार्रवाई। थाना अध्यक्ष दिलदार नगर, एसओजी टीम की पीठ थपथपानी चाहिए। लगातार यहां पर अपराधियों के दांत खट्टे किए हैं और जो भी इन कार्यों में मुलव्विस है, पुलिस उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। 4 राशि गोवंश, 1 अदद जिंदा कारतूस और खोखा भी पुलिस ने बरामद कर लिया। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, सुशील तिवारी, गाजीपुर। आपको बता दें कि अमेठी में सूखी पड़ी हुई नहर और बिजली कटौती को लेकर समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। और क्या कुछ हुआ है, बता रहे हमारे सहयोगी पंकज। और सूखी नहरें को लेकर समाजवादी पार्टी का सांकेतिक प्रदर्शन अमेठी में देखने को मिला है। आपको बता दें कि पूरा मामला अमेठी के भादर ब्लॉक के वैदिकपुर के सूखी नहर का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता जयसिंह प्रताप यादव के द्वारा जो है सूखी नहर में बाल्टी के द्वारा पानी डालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि एक तरफ जहां धान रोपाई का सीजन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नहरों में पानी ना आने से समाजवादी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार नहरों में पानी की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं जय सिंह प्रताप यादव, उन्होंने आज अपने साथियों के साथ कहीं ना कहीं सूखी नहर में पहुंचते हैं और साथ ही साथ बाल्टी में पानी लेकर वो नहरों में गिराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और साथ ही साथ पानी छोड़ने की मांग करते हैं। अब ये देखना होगा कि जो समाजवादी पार्टी का अनोखा प्रदर्शन है, इसका कितना असर अमेठी में देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। तो वहीं मैनपुरी में मलेरिया का कहर देखने को मिला है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। इन दिनों भारी बारिश का कहर मैनपुर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, जहां मैनपुर क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जहां स्कूली बच्चों को इसका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है एवं जो स्वास्थ्य कर्मी है नदी नाले पार कर गांव-गांव पहुंच रहे हैं। फिलहाल गरियाबंद जिले में मैनपुर क्षेत्र में मलेरिया से 2 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है और गांव-गांव पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग जो है ग्रामीणों को इलाज के रूप में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है। फिलहाल जो नदी नाले हैं उफान पर हैं और जो स्कूली बच्चे जिसका स्कूली बच्चों के ऊपर भी इनका मार देखने को मिल रहा है। गरियाबंद से लतीफ मोहम्मद, इंडिया वॉइस। तो वहीं मोदी 3.0 की सरकार अपना पहला बजट पेश करती है, जिसके एवज में कांग्रेसियों ने हाथ में कटोरा लेकर इस बजट पर विरोध प्रदर्शन किया है। और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोए। मोदी सरकार के तीसरे बजट को लेकर के आज तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। खासतौर से राजनीतिक दल इसे अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं। एक कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं ने आज संगम नगरी प्रयागराज में इस बजट का विरोध किया और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि इस बजट में नया कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लोक लुभावनी बातें की गई हैं। खासतौर से राजनीतिक रूप से अपने लोगों को खुश करने वाला बजट बताया गया है। इसके अलावा तमाम जो बिहार को लेकर के या कुछ राज्यों को विशेष तौर पर ज़्यादा बजट में तवज्जो देने की बात का आरोप लगाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार के बजट को लेकर के जो राजनीतिक दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने इस विरोध के स्वरूप में बाकायदा कटोरा लेकर के एक तरह से भीख मांगने की बात कही गई है, क्योंकि इस बजट में बेरोजगारी को लेकर के सिर्फ बातें कही गई हैं, कोई बहुत खास प्लानिंग नहीं है। तो कहा जा सकता है कि इस बार के बजट को लेकर के अब राजनीतिक दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने भी आज संगम नगरी में इस बजट का विरोध किया है। शोएब इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 और 25 का बजट पेश किया है और इस बजट में राजस्थान सरकार के लिए क्या कुछ खास है, बता रहे हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी। केंद्र सरकार ने अपना पूर्णकालीन बजट पेश कर दिया और इस बीच केंद्र के बजट में राजस्थान के लिहाज से कई उम्मीदें जताई जा रही थी। इस बीच केंद्र सरकार के इस बजट में राजस्थान को लिहाजा कुछ ज्यादा नहीं मिला, जिसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया। एक और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र के बजट की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र का बजट इसे लेकर कई मायनों में काफी राजस्थान के लिए मददगार होगा। तो वहीं केंद्र के बजट को लेकर विपक्ष की ओर से टीकाराम जूरी और गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र के बजट में कई राज्यों को तवज्जो दी गई, लेकिन राजस्थान को दरकिनार किया गया है और राजस्थान के युवा, बुजुर्ग और इसके साथ किसानों को इस बजट से दूर रखा गया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर। तो वहीं वाराणसी के शिवपुर इलाके में दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र। कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालिया घेरे में आ चुकी है। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र में दोपहर 12 बजे दिन दहाड़े एक फाइनेंस कर्मचारी की गोली मारकर लूट की गई। मामला शिवपुर थाने क्षेत्र का है, जहां फाइनेंस कर्मचारियों स्वयं सहायता समूह के में फाइनेंस कर्मचारियों ने पैसा वसूली करके वापस लौटते वक्त सुनसान इलाकों में हौसलाबंद बदमाशों ने गोली मारी और फिर 1 लाख रुपए लगभग नकद लूट कर फरार हो गए। मौके के बाद मौके वारदात पर आला अधिकारी मौके पहुंचकर मामले की छानबीन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मौके पर छानबीन कर रहे हैं। वहीं फाइनेंस कर्मचारी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी से धर्मेंद्र पांडे।
तो वहीं मिर्जापुर में आज सुबह ही एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और इससे बड़ी दुर्घटना घट गई। क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, इस पूरी घटना में, बता रहे हमारे सहयोगी कमलेश। मिर्जापुर में एक मामला आज सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच घट गई। बता दें कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे ओवरलोड ट्रक चालक लोग। बता दें कि मिर्जापुर में कई ऐसे हाईवे हैं जहां पर ओवरलोड ट्रकें दिन रात चलती रहती है, पर प्रशासन की कोई भी इस पर जो है कि निगरानी नहीं की जाती है। जगह जगह अब रात होने के बावजूद जो है कि ओवरलोड ट्रकें निरंतर जाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले शास्त्री ब्रिज की एक घटना हो गई थी। बालू लादकर ओवर ट्रक ने जो है कि ओवर ट्रक जो थी उन्होंने पुल पर चढ़ा दी, जो पथवे टूट गया था। इसमें यातायात काफी समय तक बाधित हो गया था, जिसमें कि जनता को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ गया था। आज बता दें, आज सुबह गयपुरा चौकी के अंतर्गत यानी थाना विंध्याचल के अंतर्गत खाई में एक ओवरलोड ट्रक गिर गई थी, जिसके कारण एक जो ड्राइवर और एक खलासी बैठा था, खलासी की जो है कि हालत गंभीर हो गई। मौके पर कुछ लोग, स्थानीय लोग आए, उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया एम्बुलेंस की मदद से। वही ड्राइवर उसमें चप गया था, इतने तरह से दब गया था कि मौके पर वो मर चुका था। बता दे कि जो है कि इतना दर्दनाक उसकी मौत हो गई कि जिस तरह से ट्रक चपा था। बाद में स्थानीय लोग ने पुलिस को सूचना देते हैं, पर थाना प्रभारी और काफी समय के बाद आते हैं, पर वहाँ के गयपुरा के चौकी इंचार्ज और हमराई है, वो सब मौके पर जाकर लाश को निकालते। बता दे लाश को निकालने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि जो ट्रक की बॉडी होती इतनी ज्यादा दब गई थी कि जो है कि जो गैस कटर होती है, गैस कटर से काट कर उसके बॉडी को निकाला जाता है। फिर पोस्टमार्टम के लिए मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद चीर घर में ले जाया जाएगा, फिर उसके परिजन को सूचना पहुंच जाती है। परिजन भी मौके पर पहुंचते हैं। मिर्जापुर से कमलेश में इंडिया वॉइस के लिए। तो रिपोर्टर लाइव देख रहे थे आप, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाते हैं सीधे। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।